नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हम आयुर्वेद के विषय में जानेंगे और आज के हमारे अतिथि भी बड़े ही विशेष हैं। आज के हमारे अतिथि का नाम है डॉक्टर गायत्री करवा। गायत्री जी ने अपना शिक्षण बीए एमएस में किया है और एमडी उन्होंने एमडी काय चिकित्सा में किया है और पोस्ट एमडी स्पेशलाइजेशन उन्होंने पंचकर्मा में किया है। गायत्री जी आयुर्वेद के क्षेत्र में पिछले 7 वर्ष से कार्य कर रही है। वे अभी दिल्ली में इसी कार्य में संलग्न है। नमस्कार गायत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने लोक गाथा के नमस्ते वेदांत। के लिए हाँ कहा। तो हम पॉडकास्ट में बढ़ने से पूर्व में आपसे एक प्रश्न है कि आयुर्वेद में आपकी रुचि क्यों है और कैसे बढ़ी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे इतना लोकप्रिय प्लेटफॉर्म आपने अवेलेबल करके दिया। एंड इस सवाल का ये जवाब है कि बचपन से ही मैंने आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें देखी है। जैसे मेरी दादी माँ है, वो लोगों को काफी फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैद्यकीय सेवाएं हम बोलते हैं वो प्रोवाइड करती है। मैंने उनके हाथ से काफी पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो जब उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे मैंने आयुर्वेद का थोड़ा सा स्टडी किया, तो आई केम टू नो कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर करना बाकी है। और जो सामान्य जनता है, जो आम आदमी है, वो आयुर्वेद के बारे में उतना अवेयर नहीं है। हमारे पास एक विशाल जो हम खजाना बोलेंगे मेडिकल फील्ड का, वो अवेलेबल है, पर उसकी अब तक उतनी स्टडी नहीं हो गई है, ना हम उतना जानते हैं। तो यही नॉलेज लोगों तक पहुंचे, लोगों को आयुर्वेद का जो असली बेनिफिट है, असली आयुर्वेद लोगों तक पहुंचे और उनको स्वास्थ्य के लिए वो हेल्पफुल हो, ये मोटो के साथ मैंने इस फील्ड में एंट्री की थी। एंड आई होप कि इसी में मैं आगे काम करते रहूंगी और लोगों तक आयुर्वेद के जो इसेंस है वो पहुंचाते रहूंगी। उत्तर आपका मतलब आपने आपके दादी से ही प्रेरणा ली है इसलिए आप आयुर्वेद के क्षेत्र में आए हैं। तो चलिए, अब जी जैसे बिल्कुल। आयुर्वेद का वार्तालाप है और हमारे पॉडकास्ट के विषय भी आयुर्वेद है, तो मेरा एक प्रश्न है कि आयुर्वेद का हम अक्सर सुनते हैं, कई बार सुनते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद का अर्थ क्या है? लाइक आप मीनिंग और डेफिनेशन बता पाओगे आयुर्वेद की? यस बिल्कुल। आयुर्वेद की मीनिंग और डेफिनेशन जानने से पहले, सबसे पहले मैं एक आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, जो मोटो है, हम्म। जिस चीज पर आयुर्वेद काम करता है, उसका जिक्र करूंगी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो हेल्दी है उसकी हेल्थ को बनाए रखना। और दूसरा मोटो है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो आतुर है, जो बीमार है, जो डिजीज पर्सन है, उसके विकारों का प्रशमन करना, उसको शांत करना, उसको रूट से निकालना। तो ये दो प्रिंसिपल पे आयुर्वेद काम करता है। और अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें, तो आयु और वेद, मतलब आयु मतलब लाइफ, और वेद यानी नॉलेज। जिस शास्त्र में, जिस साइंस में आयुर्वेद के बारे में, मतलब ना आयु यानी लाइफ के बारे में नॉलेज दिया जाता है, वो शास्त्र आयुर्वेद जाना जाता है। मतलब जो साइंस ऑफ लाइफ हम इसे कहेंगे। यानी कि सिर्फ डिजीज के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में सीमित नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है। आयुर्वेद पूरे लाइफ से रिलेटेड साइंस है। जन्म से लेके मृत्यु तक पूरा जो भी अपनी लाइफ जैसे चलती है, उस चीज का हर एक छोटी छोटी घटनाओं का नॉलेज जिस शास्त्र में मिला जाता है, वो आयुर्वेद जाना जाता है। आपने हमें आयुर्वेद का जो श्लोक कहा है वो बड़ा ही सुनकर अच्छा लगा कि जो स्वास्थ्य है उसे उसका स्वास्थ्य बने रहे, यही कामना करते हैं। जो आयुर्वेदिक लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वे भी यही करते हैं, इच्छुक रहते हैं कि जो स्वास्थ्य है उनका स्वास्थ्य बना रहे। और आपने हमें अर्थ भी बताया आयु और वेद का। मेरा यहाँ पे वेदांत, आपको और एक चीज बताना चाहूंगी। हाँ हाँ और हाँ, अवश्य हाँ। इसके बारे, आयुर्वेद के बारे में, कि और एक क्वेश्चन आता है अपने मन में कि लोग कहते हैं इतना पुराना है, मतलब हजारों साल से ये लिखा गया है, तो ये चीज अब मतलब कैसे अपने इस पे इम्प्लीमेंट होगी, या ये इतने साल पुरानी दवाइयां अब कैसे ये होगी। तो आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, जैसे हमने बात की, उसी के साथ साथ जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, आयुर्वेद सिर्फ रोगों को ठीक नहीं करता है, या जो लोगों रोगों से उत्पन्न लक्षण है उन पर ठीक करने पे कभी भी आयुर्वेद बिलीव नहीं करता है। आयुर्वेद बिलीव करता है रोगों के कारणों को ठीक करना, जो जड़ है, जो रूट है रोगों की, उसे ठीक करना। और इसी विशेषता की वजह से आज इतने साल पुराने साइंस भी, हजारों साल पुराने प्रिंसिपल्स भी आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं। इसी वजह से आयुर्वेद आज भी शाश्वत है और सक्षम तरीके से ट्रीट करते आ रहा है। ये आपने बढ़िया बात की कि आयुर्वेद आज भी शाश्वत है और आज भी कई लोग इसकी दवाएं लेते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं।
अब मेरा इसी के ऊपर प्रश्न है, जैसा आपने कहा कि शाश्वत है, आपने कहा हजारों साल पुराना है, तो मेरा यही प्रश्न है, जैसे जी आयुर्वेद या भारत में ही बना है, आयुर्वेदिक प्रक्रिया कही है, फिर जी आयुर्वेद बिल्कुल। का एक जो टोटल एक शाखा है वो भारत में बनी है। तो क्या आप हमें इसके विषय में जानकारी दे पाओगे कि इसके प्रणेता कौन थे? प्रणेता माने किसने सिस्टम ये शुरू किया? हमारे ऋषियों के बारे में अगर जैसे मुझे कुछ पता है, सुश्रुत ऋषि पता है और चार्व हाँ, सुश्रुत ऋषि पता है। चरक। हाँ, और चरक ऋषि पता है, जिन्होंने आयुर्वेद के जी ऊपर कुछ काम किया है। तो जैसे आप आयुर्वेद के ही क्षेत्र में है, तो मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि क्या क्या काम है और क्या क्या इनका स्कोप है, और मेरे साथ दर्शक भी इच्छुक है ही जानने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आयुर्वेद जो हमें मिला है ना, ये अपनी पूर्वजों की देन है, और हमें इसके लिए इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे आचार्य सुश्रुत हुए, आचार्य चरक हुए, ये तो जैसे बोला जाता है, अगर हम जो अगर सीक्वेंस देखें, हायरार्की देखें, तो ब्रह्मा ऋषि से फिर इंद्र को, आत्रेय, पुनर्वसु, इन ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर ये आगे वाले जैसे टाइम में किताबों में, संहिता में कन्वर्ट हुआ। तो अगर हम प्रूफ के साथ बात करते हैं कि अभी जो हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है आज के टाइम में भी, तो इसमें सारी संहिताएं जो अपने आचार्यों ने, पूर्वजों ने लिख के रखी, जो हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है, हम उनकी बात करेंगे। जैसे आचार्य चरक ने जो संहिताएं लिखी है, वो मेडिसिन, जैसे हम मॉडर्न मेडिसिन में देखते हैं, मॉडर्न जो ट्रीटमेंट वाला मेडिकल फील्ड है, कि मेडिसिन है, सर्जरी, ऐसे अलग अलग ब्रांच होते हैं। तो आचार्य चरक को मेडिसिन का एक्सपर्ट माना जाता है। उनकी जो संहिता है, चरक संहिता, वो मेडिसिन पे बेस्ड है। आचार्य सुश्रुत जो है, उनका मेनली सर्जरी का पार्ट उनके संहिता में हमें मिलता है, और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी बोला जाता है। फर्स्ट राइनोप्लास्टी का जो रेफरेंस मिलता है अब तक का, वो देन प्लास्टिक सर्जरी का, ऐसे बहुत सारी सर्जरीज है जिसका फर्स्ट रेफरेंस हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। और काश्यप संहिता है, जो काश्यप ऋषि ने बाल रोग पे स्पेशली लिखी थी। वाग्भट जी की अष्टांग हृदय संहिता है। देन अगर माधव निदान की हम बात करें, तो डायग्नोस्टिक पर्पज से माधव निदान यूज की जाती है। वैशज्य रत्नावली जैसी जो संहिता है, वो मेडिसिन प्रिपरेशन का सारा डिटेल देती है। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो मैं बेसिक संहिताएं बता रही हूँ, ऐसी अनेक संहिताएं अपने आचार्यों ने लिखी है। और ये अलग अलग डिफरेंट, मतलब इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी अभी भी अवेलेबल है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और इस साइंस की गहराई जान सकते हैं। जैसा आपने कई सारे ऋषियों के नाम बताए, इतने आपको कंठस्थ भी है, बहुत बड़ी बात है। उनकी संहिता किस विषय में है, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसा आपने कहा कि इसकी मुख्यतः प्रारंभ यह ब्रह्मा जी से हुआ है, बराबर, आयुर्वेद का यह शास्त्र। जी तो वैसे ही जी वैदिक बिल्कुल। धर्म में देखा जाए तो जितने भी संप्रदाय आदि है, तो उनके भी हम एक उद्गम माने जो प्रारंभ मानते हैं भगवान से ही करते हैं। तो यह भी मुझे यस। जानकर अच्छा लगा कि आयुर्वेदिक शास्त्र जो है, जिसे हम आज भी प्रयोग में लेते हैं, वह भी उनकी उसकी भी उत्पत्ति हमने भगवान से ही है, ब्रह्मा जी से है। अब जैसा जैसा जैसे मैंने वैदिक धर्म की बात करी, आयुर्वेद की भी बात की, तो जैसे वैदिक धर्म में बहुत सारी शाखाएं थी, वैसे क्या आयुर्वेद में हमें हम्म। शाखाएं थी या फिर कुछ आज लुप्त हाँ हो हाँ चुकी हाँ। है, कुछ ऐसा है वहाँ आयुर्वेद में? यस बिल्कुल। देखो, अगर हम वेद की बात करें, तो अथर्ववेद में मैक्सिमम आयुर्वेद का रेफरेंस मिलता है। वहीं से आयुर्वेद ओरिजिनेट हुआ, ऐसे भी माना जाता है, मतलब बुक में। हम्म, एंड उसके बाद अगर शाखाओं की बात की जाए, तो आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस है। काया, बाल, गृह, उद्वांग, शल्य, दृष्टा, जरावसान, ये 8 ब्रांचेस होती है। अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो जैसे मेडिसिन हुआ, बाल रोग और स्त्री रोग है। देन शल्य यानी सर्जरी, शल्य के अंदर ही शालाक्य और एक ब्रांच होती है, जिसमें ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी आती है। अगध यानी फॉरेंसिक। देन एक जरा, मतलब हम जिसको जेरियाट्रिक बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में। और एक स्पेशलिटी है आयुर्वेद की, रसायन और वाजीकरण। मतलब जो अपनी हेल्थ है, हम लॉन्ग टर्म में यंग बने रहे। यंग इन द सेंस नॉट लुक वाइज ओनली। अपनी जो धातुएं हैं, अपनी हड्डियां, अपनी जो मांसपेशियां है, ये हेल्दी रहे, एंड तक हमें अच्छी हेल्दी लॉन्ग लाइफ मिले। इस हिसाब से रसायन और वाजीकरण एक अलग ब्रांच है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हर एक सब्जेक्ट वाइज आयुर्वेद में ब्रांचेस है। जैसे मेडिसिन मैंने बता ही दिया, शल्यशाला के बताया, बाल रोग है, तो अभी बाल रोग के अंदर ही आयुर्वेद में स्त्री रोग भी आता है, यानी गायनेकोलॉजी। आयुर्वेद में भी सारी ब्रांचेस है। इनके पोस्ट, मतलब जो हम बोल लेंगे डिग्री,
पोस्ट डिग्री भी इनके एमडी होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और उसके एक्सपर्ट्स भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो काफी सर्जरीज और स्पेशलाइजेशन आयुर्वेद में भी होता है। जैसा आपने कहा कि सर्जरी वगैरह भी होती है, यह मेरे लिए नया, मैं पहली बार जी। सुना कि आयुर्वेद में सर्जरीज भी होती है। तो इसके ऊपर मतलब मैंने सिर्फ इतना पता है कि यार इनफैक्ट कुछ दवाइयाँ वगैरह होती है, आयुर्वेद सर्जरी का मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आप अगर आपको अभी बता पाओगे तो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल, संक्षिप्त रूप में। इनफैक्ट जो ये सर, जैसे अपनी बात हुई थी 2 मिनट पहले सुश्रुत संहिता के बारे में, हाँ हाँ। तो वर्ल्ड में मतलब फादर ऑफ सर्जरी ही सुश्रुत को माना गया है, आचार्य सुश्रुत जी को। तो उन्हीं से सर्जरी ओरिजिनेट हुई है ऐसे भी माना जाता है। और अब जो उन्होंने तरीके बताए हैं सर्जरी के, जो प्रोसीजर बताई है, वो विद टाइम मॉडिफाई होती गई है। तो ऐसे नहीं है कि हम उन्हीं के तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी सर्जरी अभी भी होती है। कुछ तरीके चेंज हो गए हैं। एक अग्निकर्म बोलकर सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा पार्ट बताया गया है ट्रीटमेंट में, जिसको हम अभी कॉटराइजेशन कहते हैं। तो उसका भी ओरिजिनेशन हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है रेफरेंस। और काफी सर्जरीज अभी भी आप देखोगे, आयुर्वेद सर्जन जो है, जिन्होंने एमएस इन आयुर्वेद शल्य तंत्र किया है, वो लोग एनोरेक्टल सर्जरीज और बाकी भी एब्डोमिनल सर्जरीज बहुत अच्छे से काफी जगह पे आप देखोगे, जो इंस्टीट्यूट है आयुर्वेदा के, उस इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम मतलब, अब जैसे एनेस्थेटिक ड्रग हो रहा है, वो अब विद टाइम हम यूज करना शुरू कर दिया आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स ने, जो कि पेशेंट के लिए भी काफी कन्वीनियंट होता है, पेन कम करता है। बाकी आयुर्वेद मेडिसिन और सर्जरी टेक्निक से आज भी काफी इंस्टीट्यूट में, आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में सक्सेसफुल सर्जरीज होती है, एन नंबर ऑफ सर्जरीज। यह जानकर जानकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरा और एक प्रश्न है, जैसा आपने यहाँ पे थोड़ा सा इस बात पे टच किया कि मॉडर्न मेडिसिन का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एनेस्थीसिया वगैरह हो चुका है आयुर्वेद में। हम्म। तो अब मेरा यह प्रश्न है, अब जैसे हम्म। मॉडर्न मेडिसिन जब भी लॉन्च होती है उसके पहले कुछ टेस्टिंग वगैरह की जाती है, पर आयुर्वेद जी बिल्कुल। आयुर्वेद की कैसे टेस्टिंग की जाती है? अब या फिर आप कुछ बता देखिए। पाओगे मॉडर्न हाँ हाँ। मेडिसिन और आयुर्वेद के विषय में थोड़ा, मतलब बहुत अधिक में ये नहीं, संक्षिप्त में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे मैं मतलब मुझे लगता है कि काफी लोगों के मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, आयुर्वेद में दो चीजें हैं। जैसे संहिता में लिखी हुई जो मेडिसिन आई है, जो काफी टाइम से चलती आई है, दीज आर टाइम टेस्टेड। ऐसे नहीं है कि उनके मन में कुछ आया और उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने काफी लोगों पे वो ट्रायल लिया, जब उनको लगा है कि ये इस रोग में इस दवाई का काम आता है, तभी वो अपनी आचार्यों ने उसको अप्रूव किया है या लिखा हुआ है। और आयुर्वेद में और एक अच्छी चीज है कि इंसानों के लिए कौन सी दवा है, पशु के किस रोग में कौन सी दवा देनी, ये भी बताई गई है अलग अलग ब्रांचेस में। तो कौन सी मेडिसिन ह्यूमन बीइंग के लिए ठीक है, कौन सी मेडिसिन पशुओं के लिए, ये पहले ही क्लियर है। और ये टाइम टेस्टेड है। और दूसरी चीज, जो नए ड्रग्स बनते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे सब लोग काफी अवेयर होंगे। आयु 64 वाला जो कोविड के टाइम में आया था ड्रग, जो कॉम्बिनेशन था, तो वो बेसिकली, जैसे सीसीआरएस है, एनसीआरएसएम है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो आयुर्वेद को कंट्रोल करती है, आयुर्वेद में रिसर्च करती है, आयुर्वेद में जो सिलेबस बनते हैं, डिग्रीज बनती है, वो सारा मैनेज करते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स है, ये इन बोर्ड के अंडर बनाए जाते हैं, इन पर रिसर्च होता है, और फिर ये मार्केट में लाए जाते हैं, जिसे क्लिनिकल ट्रायल्स हम कहते हैं। तो ये फेज वाइज मार्केट में आते हैं। अब आयु 64 बेसिकली मलेरिया के लिए बनाया गया था, बट जब रिसर्च हुआ तब समझा कि कोविड में भी बहुत अच्छा इफेक्ट इसका है, और ये कोविड में काफी इफेक्टिव साबित हुआ है। तो ऐसे रिसर्च जो नए ड्रग बन रहे हैं, उनके तो इंडिया में चल ही रहे हैं। और जो संहिता में लिखा है, उसको हम आप्त वचन कहते हैं, जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके लिखा गया है। तो उससे अलग से और रिसर्च करके हमें टेस्ट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। नए ड्रग्स पे तो रिसर्च चल ही रहा है, और उसी के बाद वो मार्केट में आते हैं। जी अब समझ में आया कि कैसे उनकी टेस्टिंग वगैरह होती है, किस मैनर में उन्हें लॉन्च करते हैं। अब मेरा यह प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा, आपके परिचय में कहा कि आपने अपना पोस्ट एमडी पंचकर्मा में किया है, हाँ ठीक हाँ। है ना? तो यस। पंचकर्मा क्या होता है, सुना मैंने भी है, पर पता नहीं है कि पंचकर्मा क्या होता है। ओके, देखो, पंचकर्म का अगर मीनिंग हम देखें, तो पंचकर्मा यानी जिसमें मेन 5 प्रोसीजर होती है। पंच यानी 5 एंड कर्मा यानी प्रोसीजर्स, जिसमें मेन 5 डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स होती है, उसे पंचकर्मा ब्रीफ में कहा जाता है। अपने मन में एक कंसेप्ट होता है कि पंचकर्मा यानी ऑयल का मसाज कर दिया या स्टीम ले लिया, दैट इज नॉट पंचकर्मा।
बेसिकली वो सिर्फ पंचकर्मा का प्री या पोस्ट पार्ट होता है। और पंचकर्मा में पूरी बॉडी की इनर क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। जब भी कोई डिजीज की हमें आयुर्वेदिक वे से ट्रीटमेंट करनी होती है, तब एक शमन चिकित्सा होती है, एक शोधन। शमन इन द सेंस मेडिसिन से ठीक करना, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और शोधन यानी पंचकर्मा का हेल्प लेके ये ट्रीटमेंट की जाती है। पंचकर्मा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेन पांच तो है, तो इसके अंडर एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स आते हैं। जैसे मेन पांच वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्यम, ये होता है। पर इसी के सब टाइप्स होके कुल मिला के हम कहेंगे कि 800 तो सिर्फ बस्ती के ही टाइप्स है। और अलग अलग प्रोसीजर के प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो भी ब्रीफली 90 से 100 मेन प्रोसीजर्स आ जाते हैं पंचकर्मा में, जो आपका डिजीज, डिजीज की कंडीशन, आपकी एज, सीजन, इस हिसाब से सिलेक्ट की जाती है। जो ये पंचकर्मा और है, कभी, जो नहीं आप कुछ कह और रहे थे। ये बस, ये, और ये आयुर्वेद के मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हम कोई भी ब्रांच में जाओ, इधर इट इज गायनाकोलॉजी, शल्य रहे यानी सर्जरी, या मेडिसिन रहे या बाल रोग रहे, मेडिसिन और पंचकर्मा ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। बिना पंचकर्मा के या बिना सिर्फ मेडिसिन के आप ठीक नहीं हो सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप एक्सीलेंट हेल्थ मिला सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है। अब कई लोग कहते हैं कि हम्म। कई लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि नहीं आयुर्वेद अच्छा है मॉडर्न मेडिसिन से, और कई लोग कहते हैं नहीं मॉडर्न मेडिसिन अच्छा है आयुर्वेद से। पर मेरा यह मानना है दोनों अब अपने जगह पर बराबर है। दोनों जी का, बिल्कुल। दोनों में एक सिनर्जी मेंटेन करके हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बना पाते हैं। आपका क्या मत है इसके ऊपर, और आप दर्शकों को या फिर अन्य लोगों को क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर कि आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन की तुलना के विषय में आपका क्या मत है, मुझे यह भी जानना है। देखिए वेदांत, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो आप कह रहे हो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि हर एक फील्ड, आयुर्वेद रहो, मॉडर्न मेडिसिन रहो, होम्योपैथ रहो, यूनानी रहो, देर आर मेनी ब्रांचेस। हर एक फील्ड का अपना अपना एक लिमिटेशन है और हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। एंड बीइंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, आयुर्वेद ने मुझे ये सिखाया है कि अपने लिमिटेशंस जानो और अपनी जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर फोकस करो। इवन एक चरक संहिता का रेफरेंस बताऊंगी कि चरक संहिता में भी ऐसे जो डिजीज है जो सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट नहीं होंगे, जैसे आप मान लो एक छोटा सा ट्यूमर है या कोई चीज है जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है, ऐसे है, तो उसमें खुद आचार्य चरक ने लिखा है, इति धन्वंतरी अधिकारा नाम। मतलब ये सर्जन का अधिकार है, ये अपनी फील्ड नहीं है। तो आयुर्वेद ने हमें ये पहले से सिखाया है कि जो चीज हमें पता है हमसे नहीं होती है और जो हमसे बेटर है वो उनकी ताकत है, हमने वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और कोई भी साइंस रहो, सिर्फ मतलब एलोपैथी या आयुर्वेद से रिलेटेड नहीं है। जो हर एक साइंस की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबके लिमिटेशंस है। जैसे क्रॉनिक डिजीजेज में आयुर्वेद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, जॉइंट डिसऑर्डर्स है, इनमें आयुर्वेद काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर पैथीज। और इमरजेंसी में आयुर्वेद को लिमिटेशंस आ जाते हैं। या कोई जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, सडन हार्ट अटैक है, नो डाउट उसमें भी लिखा होगा पर अब तक उतनी स्टडीज नहीं हुई है, उतनी रिसर्च नहीं हुई है। तो हमें कंडीशन देख के डिसाइड करना चाहिए। और अगर हम कॉम्बिनेशन से चले कि जिसका जो अच्छा है वो लेके हम प्रैक्टिस करेंगे या वो हम अपनाएंगे, तो हमारे लिए बेटर होगा। मैं भी आपके उत्तर से सहमत हूँ। मेरा भी यही मानना है कि जहाँ जो आवश्यक है वहां हमें उसी की सहायता लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारा बहुत पुराना शाश्वत है तो हम इसी के माध्यम से जाएंगे। जहाँ जो रेलेवेंट है, जैसा आपने जहाँ, कहा। हाँ, जी बिल्कुल। तो मुझे वो चरक संहिता का जो आपने रेफरेंस दिया वो भी बड़ा ही अच्छा लगा। तो अब मैं और एक मेरा कदाचित मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट का प्रयास है, तो बहुत हैवी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत भारी नहीं रखना चाहता हूँ। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के विषय में भी कहा जाता है। तो अगर आप दे पाओ ये संक्षिप्त रूप में तो थोड़ी जानकारी, वरना हम इसको अगले पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में ही समझ कर लेंगे आप ही के ये द्वारा। तो अगर आप थोड़ा बता पाओ। एक्चुअली बात, हाँ, बात पिच कप पे अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है हमें टाइम काफी कम पड़ेगा। बट एक ब्रीफ में मैं बताऊंगी कि वात पित्त कफ, मान लो अपनी जो बॉडी है उन्हें अगर चलाना है तो ये तीन चीजें चलाती है। वात, जो जितनी भी मूवमेंट है, लाइक आई एम टॉकिंग, मैं जो हाँ बात कर रही हूँ, मेरी आंखें खुल रही है, बंद हो रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है, जितनी भी चलन की क्रिया है ये वात पे कंट्रोल होती है।
पित्त मेटाबॉलिज्म का, डाइजेशन का काम करता है और कफ स्टेबिलिटी का काम करता है। एक जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ, ये डीप में काफी आगे जाएगी ये चीज। तो वात पित्त कफ ही हमारे पूरे शरीर को मैनेज करते हैं, ऐसे मान लो। इन तीनों के वजह से ही हमारा शरीर चलता है। यही हमारी प्रकृति डिसाइड करते हैं, यही डिजीज के लिए कारणीभूत होते हैं। और इन्हीं के हिसाब से, मतलब ये तीन पिलर है आयुर्वेद में शरीर के, ऐसे मान लिया जाता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में, जैसे प्रकृति वाइज, देन इनका काम क्या क्या होता है, ये कब बढ़ते हैं, किस खाने से वात बढ़ता है, किस खाने से वात कम होता है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर इंक्लूड करेंगे। पर वात पित्त कब से ही पूरा आयुर्वेद बना है या इसी से हमारी बॉडी चलती है, ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब अब मैं यह भी मान लूं कि आपने अगले पॉडकास्ट का भी आश्वासन दे दिया है कि आप समय निकाल कर बिल्कुल आओगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि मैं तो अभी मुंबई में हूँ, आप दिल्ली में हो, तो इतने लंबे इसमें जूम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ पे शूट कर पा रहे हैं। गायत्री जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने आकर आयुर्वेद के विषय में एक संक्षिप्त रूप में जानकारी दिया। तो पहला आपने इसमें ब्रीफ ओवरव्यू दिया, पर मेरी यह भी इच्छा और आशा है कि हम इसके कंटिन्यूइंग सीरीज बनाएं, जिसकी हम अलग से एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बना लेंगे, ताकि जैसे जैसे आपने कहा कि बात पित्त कफ, इसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ 15-15 10-10 मिनट के वीडियोस हम एक बात के ऊपर बना पाए, कफ के ऊपर बना पाए। तो आशा है कि आप उसके लिए यस सहमति यस, दोगी। बिल्कुल। और यस अगर यस यस, बिल्कुल। अगर अब हाँ, मतलब आयुर्वेद का नॉलेज लोकगाथा के मार्फत अगर इतने लोगों तक पहुंचेगा, तो मैं इसे मेरा सौभाग्य मानूंगी। और जो मेरा एम हो रहा है कि आयुर्वेद, असली आयुर्वेद, जो आयुर्वेद की हम बोले इसेंस है, वो लोगों तक अगर पहुंचता है, तो मैं इसके लिए हमेशा कोशिश करूंगी। मेरा दर्शकों से यह भी कहना है कि अगर आपको कुछ प्रश्न है आयुर्वेद के विषय में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि उन प्रश्नों को हम अगले पॉडकास्ट में ले पाए और जिसके उत्तर हमें डॉक्टर गायत्री जी दे पाए। बिल्कुल। दर्शकों, अगर आप अभी तक बने हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको डॉक्टर गायत्री जी की कही हुई बातें अच्छी लगती है, कुछ प्रश्न है या फिर कुछ अपोजिंग व्यूज है, उसे भी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसे अगले पॉडकास्ट में ले पाए। उनको इसी पॉडकास्ट में लाने के लिए मुझे कदाचित 1-1.5 महीना लग गया। वे इतने व्यस्त रहते हैं उनके काम में। तो बस यही आशा है कि अगले पॉडकास्ट में इतना समय ना लगे, हम शीघ्र शीघ्र कर मजा। पाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी आपके समय के लिए। और दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे शेयर करना ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय। थैंक यू प्रधान। धन्यवाद गायत्री जी, जय श्री राम। जय श्री राम।